देखिए कक्षा एकादश की इस वीडियो में जो कि तरंग समीकरण के बाद आज हम बनाने जा रहे हैं भैया बहनों के लिए, हम पढ़ने जा रहे हैं तरंग समीकरण के गुण। तरंग समीकरण के गुण क्या क्या हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या तरंग इक्वेशन, यही तो बोलेंगे। अब देखो फंक्शनल इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। देखो नंबर 1 पॉइंट क्या है इसका, यह एक द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है। क्या है जी? द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण है। दूसरा, इसके बहुत से हल संभव हैं जिनमें कुछ काल्पनिक होते हैं, मतलब कल्पनाओं में हल की गई है जिनमें, तथा कुछ निरर्थक होते हैं, कुछ बेकार चले जाते हैं। ठीक है जी, कुछ कैसे हैं, काल्पनिक हैं और कुछ निरर्थक हैं। दूसरा, ऊर्जा के कुछ मानों के लिए साई के ये मान हाइजेन मान या आइजेन फलक कहलाते हैं। ये आइजेन लिख रखे इन्होंने, हाइजेन कहना है। ठीक है जी, क्या कहेंगे इनको? हाइजेन मान या हाइजेन फलन कहलाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो परमाणु के अंदर क्या होती है? क्वांटीकृत, मतलब एक्सप्लेन करी जाती है, व्याख्यान किया जाता है, तथा उसके कुछ निश्चित मान ही संभव हैं। समझ में आई बात? उसके कुछ निश्चित मान ही संभव हैं। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा टॉपिक चलने जा रहा है जिसका नाम है क्वांटम संख्या। 11वीं क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं क्वांटम नंबर। देखिए अभी अभी हमने एक चीज बताई थी, आप कॉपी दीजिए मुझे। हमने एक चीज बताई, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में हमने कहा कि दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी हैं? दो चीजें बताइए कौन कौन सी हैं? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक स्थिति है और एक संवेग या वेग कह लीजिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो था हाइजेनबर्ग के नियम में। हाइजेनबर्ग नियम में दो चीजें ध्यान रखने की थी कि या तो स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण कर लिया जाए या फिर वेग का। एक समय में क्या एक ही विषय में हम पता लगा सकते हैं। समझ में आई बात? किसके विषय में? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण के। ये भी बात नहीं बोलनी है, ये शब्द नहीं बोलना है। क्या क्या जी? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की एक समय में स्थिति या वेग दोनों में से एक का ही निर्धारण किया जा सकता है, दोनों का हम पता नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? अब चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है बताया आप लोगों को? हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर में आपको फिर से दो शब्दों का ध्यान करना है। अब में दो शब्द कौन कौन से हैं? इसमें ध्यान रखना है स्थिति और ऊर्जा, मतलब पोजीशन एंड एनर्जी। मतलब किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और ऊर्जा के विषय में पूर्ण जानकारी। स्थिति और ऊर्जा के विषय में पूर्ण जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा मिलती है, में संख्याएं क्या हैं? क्वांटम संख्या। समझ में आई बात? क्या कहा? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और ऊर्जा के विषय में पूर्ण जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा मिलती है, समझिए, उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्लियर होगी बात? लो भाई बेटे, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। कैसे? देखो, परमाणु में किसी गतिशील
अति सूक्ष्म कण की स्थिति व ऊर्जा की पूर्ण जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त की जाती है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं जी? क्वांटम संख्याएं। मतलब दोबारा पढ़ो कि किसी परमाणु में किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति व ऊर्जा की पूर्ण जानकारी जिन संख्याओं के द्वारा प्राप्त की जाती है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का निवास स्थान, कोई आदमी है, उसका हमने क्या करना है, निवास स्थान पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके मकान नंबर, मोहल्ला, शहर तथा पिन कोड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? और अब तो इससे भी इजी हो गया, केवल आधार कार्ड चेक कर लो। ठीक है ना, आधार कार्ड से पता लगा सकते हो क्योंकि उसमें ये सारी चीजें होती हैं। भाई मकान नंबर भी होता है, भाई आपका जो है मोहल्ले का भी पता होता है, घर का भी पता होता है, गली नंबर का भी पता होता है, तो हम उससे पता कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी, किसी इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है और उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो किस चीज को प्रदर्शित करती है, उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करती है। अतः क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डाक के पते की भांति होता है। किसकी भांति होता है? डाक के पते की भांति होता है, जिस तरह डाकिया पता लेकर आता है। ठीक है, अब देखो ये क्वांटम संख्या निम्न प्रकार है, जरा ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ को समझाया हुआ है ये सब। ठीक, कैसे देखो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। कितनी? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। कितने प्रकार की होती है बेटे? 4 प्रकार की। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कि कोष को बताती है। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या जो मुख्य ऊर्जा स्तर यानी के कोष को बताती है, कोष के विषय में पूर्ण जानकारी देती है। और n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 1 को k मान लिया, 2 को l मान लिया, 3 को m मान लिया और 4 को n मान लिया। समझ गए? इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? आई नहीं समझ में भाई? अब आगे देखेंगे भाई, हम क्या कहेंगे, दिगंसी क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, और मुख्य क्वांटम संख्या को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात? तो दिगंसी क्वांटम संख्या मतलब एजीमुथल, आई भी लगाएंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एल से। ये क्या करती है? ये उप ऊर्जा स्तर, मुख्य नहीं, उप ऊर्जा स्तर यानी कि उपकोष। ये मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कि कोष, ये उप ऊर्जा स्तर मतलब उपकोष को प्रदर्शित करती है। एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, यानी कि अगर n का मान 1 है तो l का मान 0 होगा, अगर n का मान 2 है तो l का मान 0 और 1 होगा। अगर n का मान 3 है, यहाँ पर गलती हो रहा है इसमें, अगर n का मान 3 है, ठीक है, तो l का मान 0 1 2 होगा। इसको काट दीजिए, देखो ये 3 वाला इन्हें यहाँ दिखाया, ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ तक रखना है। n का मान 3 है तो l का मान 0 1 2 होगा, यानी कि n के मान 3 है, 1 2 3 आने चाहिए कुल मान। समझ में आई बात? कोड है इनका, समझ लो इसे ध्यान से। यदि n का मान 4 हो जाए तो l का मान 0 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 पूरे 4 हो रहे। और इनको उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं SPDF से। उप ऊर्जा स्तर को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? इसको उप ऊर्जा स्तर को, उपकोष को SPDF से और कोष को KLMN से। क्लियर होगी बात? आई नहीं समझ में आएगी? अभी एक बार और समझाएंगे इसको, ये तो मोटा मोटा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको हम। अब देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो क्या कहेंगे? m इक्वल टू क्या? m क्या प्रदर्शित करता है? ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को। किसको? ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है।
जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m का मान प्लस l से माइनस l तक शून्य सहित होता है। यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इसका मान इसके मान पर निर्भर करता है, मतलब m का मान l के मान पर निर्भर करता है। मतलब अगर l का मान 1 है तो m के मान निकालने, तो इसके मान प्लस 1, 0, -1। समझ गए जी? आगे चलो, हमने कहा m डिपेंड अपॉन l, m डिपेंड अपॉन l, m डिपेंड करता है किस पर? l पर। तो क्या कहेंगे? l का मान 0 तो m का मान भी 0। समझ गए जी भाई? अगर l का मान 0 तो m का मान भी 0, और अगर l का मान 1 तो m का मान प्लस 1, 0, -1। मैंने अभी तो समझाया। l का मान 2 तो m का मान प्लस 2, प्लस 1, 0, -1, -2। क्लियर? अब हम इसको m को ऑर्बिटल बना के भी दर्शा सकते हैं। एक संख्या के लिए एक डब्बा, 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 और दूसरी संख्या के लिए दूसरा डब्बा। समझ में आई बात? अब डब्बा नहीं है ये, हमने कह दिया समझाने के लिए, लेकिन डब्बा नहीं है ये है क्या? क्या है बेटे? ऑर्बिटल। समझ में नहीं आई बात? ये क्या है? ऑर्बिटल है। अब समझ में आई बात? अब अगर कुल संख्या निकालनी हो, l का मान दिया हुआ है और m की कुल संख्या निकालनी हो, तो फॉर्मूला है 2l + 1। l का मान 2 था तो हम क्या करेंगे? 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 + 1 = 5। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ऐसे भी हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। ये सब तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे। इसको करने के बाद थ्योरेटिकल के बाद न्यूमेरिकल आएंगे, और उन न्यूमेरिकल में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। वहां निकालना पड़ेगा हमें कि कैसे कैसे क्या निकालते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखेंगे इसके बाद चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। नाम से ही प्रदर्शित कर रहा है ये अपने आप को चक्रण, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण को जो प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को जो प्रदर्शित करती है किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है? इस चीज को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। S का मतलब क्या है? उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है कौन? S। S कौन? चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब ऑर्बिटल के अंदर या तो ऊपर को होगा इलेक्ट्रॉन या फिर नीचे को होगा। ऊपर को होगा तो दक्षिणावर्त होगा प्लस का 1/2, नीचे को होगा तो वामावर्त होगा मतलब माइनस का 1/2। समझ में आई बात? ये दिक्कत तो नहीं है यहाँ कोई? चलिए अब आज यहाँ तक रहने देते हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ, देना कॉपी बेटा। बाकी इसके पार्ट जो हैं वे कल को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोबारा से। अब हम सबसे पहले ध्यान करते हैं कुछ चीजों का जिन पर हमें फोकस करना है। क्या? सबसे पहले एक चीज मैं तुम्हें समझा दूं सारों को, यहाँ हाथ रखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? परमाणु। ठीक है जी? ये होता है परमाणु। ठीक है? ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, और ये पूरा का पूरा क्या है? परमाणु का डायग्राम हमने बना दिया। मैं रफली समझा रहा हूं। परमाणु के अंदर होते हैं क्या? ये कोष। क्या होते हैं? कोष। ये गोल गोल तुमने देखे ही है, ये कोष हैं। कोष के अंदर क्या होता है? नहीं, कोष के अंदर होते हैं उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष। और उपकोष के क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि उपकोष को ही ऑर्बिटल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। परमाणु होता है, परमाणु के अंदर ये गोल गोल क्या है? ये कोष हैं। फिर कोषों के उपकोष होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के उपकोष मिलकर कोष का निर्माण करते हैं, और विभिन्न प्रकार के कोष मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? तो फिर हमने कहा उपकोष के क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटलों में रहता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी पूरी की पूरी गाथा जो सुनाई तुम्हें राम कहानी,
ये किसके लिए सुनाई? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन है वो अति सूक्ष्म गतिशील कण जो है, जिसको आप भूलना नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं। क्या? एक लाइन के किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन है। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम कहते हैं क्या, सबसे पहले मैंने बताया क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में मैंने बताया कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की या किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और ऊर्जा दोनों का निर्धारण जिन संख्याओं के द्वारा किया जा सकता है, वे संख्याएं होती हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, आपने कहा जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पते के लिए, उसके निवास स्थान पर पहुंचने के लिए उसके मकान नंबर, मोहल्ला नंबर, पिन कोड नंबर, है ना, शहर का नाम आदि का पता होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत पड़ती है, वे संख्याएं क्या हैं? क्वांटम संख्याएं। क्लियर होगी बात? आपने कहा ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दोबारा से मैं रूटीन में समझा रहा हूं तुम्हें। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, इन इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको हम। जो है मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना, वो मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। किसको? मुख्य ऊर्जा स्तर को। किसके? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण के। समझिए जी, किसके भाई? किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और स्मॉल एन का मान 1 2 3 4 5 6 शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जिसको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या आता है? दूसरा नंबर दिगंसी क्वांटम संख्या। इसको अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्या होती है? देखो ध्यान से समझना। ये किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण के उप ऊर्जा स्तर, मतलब उपकोष। ये यहाँ क्या था? कोष। ये कोष को प्रदर्शित करती है, ये उपकोष को प्रदर्शित। उप ऊर्जा स्तर उपकोष को ही बोलते हैं। किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण के उप ऊर्जा स्तर मतलब उपकोष को पता करती है, इसके विषय में पूर्ण जानकारी देती है। ठीक है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। कहीं से? L से। और L का मान N के मान पर निर्भर करता है। क्या करता है? L का मान N के मान पर निर्भर करता है। अगर N का मान 0 है तो L का मान 0 होगा। अगर N का मान 1 है तो L का मान, मैंने कहना है यहाँ, प्लस L से माइनस L तक शून्य सहित। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे? L बराबर क्या हो जाएगा? +1 0 या कुछ और। ये यहाँ नहीं लगने का फॉर्मूला। ठीक है, नहीं, शून्य सहित। ये हम कहेंगे अगर इसका मान n है, 1 है ना, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। या कुछ और भी होगा। n का मान 0 होने का नहीं कभी। सबसे पहली बात यह है ध्यान रखने की, मैं तुम्हें जो आजमाने की कोशिश कर रहा हूं वो, n का मान कभी भी शून्य नहीं होता। मैंने अभी नहीं बताया 0 को छोड़कर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिर 0 कैसे रख देंगे? 0 तो नहीं होने का। तो n का मान 1 होगा तो L का मान 0। अगर n का मान 2 हो गया तो L का मान 0 और 1। n का मान 3 हो गया तो L का मान 0 1 2। समझिए, ऐसे होगा। क्लियर हुई बात? 2 क्वांटम संख्याएं पक्की हुई। अब आगे चलते हैं। अब करेंगे हम वो वाली बात यहाँ पर लागू। क्या चल रहा था हमारा? तीसरा है हमारा चुंबकीय
क्वांटम मैग्नेटिक संख्या, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम बोल सकते हैं। देखो ध्यान से भाई, ये उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल, क्या कहा हमने? उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल, मतलब उपकोष के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। समझ में आई जी बात? क्या करती है? उपकोष के ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मान L के मान पर, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, हमने कहा। और ये मान जो है ना, m का मान, किसी भी L के लिए m का मान प्लस L से माइनस L तक शून्य सहित होता है। ठीक है नहीं? इसमें हो सका है। समझ में आ गई बात? तो हमने कहा कि अगर L का मान 0 है तो m का मान 0, और अगर L का मान 1 है तो m का मान प्लस 1, 0, माइनस 1। क्लियर? अगर L का मान 2 है तो m का मान प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2। ये इस प्रकार से इसके मान हो सकते हैं। क्लियर? अगर भाई हमने क्या करना है, कुल मान निकालने m के, तो किसी L के लिए 2L प्लस m के कुल मान, फॉर्मूला है 2L प्लस 1। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर L का मान 2 दे दिया तो फॉर्मूला 2 × 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएंगे। इस पर 5 आ जाएगा। अगर L का मान आपने रख दिया 3 तो क्या करेंगे? 2 × 3 प्लस 1 तो इक्वल टू 2 × 6 और 1 7। क्लियर? तो इस प्रकार से हम कुल मान निकाल सकते हैं। ठीक है जी? अब m के मान निकले, किसके मान निकले? m के। m को, जो m होता है m को ये ऑर्बिटल बना के भी दर्शाया जा सकता है। क्लियर होगी बात? अगर m का मान 0 है ना, m का मान 0 है तो एक ऑर्बिटल, अगर m का मान 1 है तो प्लस 1, 0, माइनस 1, 3 ऑर्बिटल। m का मान 2 है तो क्या? प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अगर m का मान 2 है तो। समझ में आ गई बेटे बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या चलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वांटम नंबर। क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर? देखो ध्यान से समझना। उपकोष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। क्या? उपकोष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। कौन? चक्रण क्वांटम संख्या। इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल है ये, और इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है इसमें ये। अगर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है ऊपर को ऐसा तो ये होगा प्लस के 1/2। ठीक? और अगर होगा नीचे को तो होगा माइनस का 1/2। ठीक है? ऊपर को होगा तो होगा दक्षिणावर्त, और अगर होगा नीचे को तो होगा वामावर्त। समझ गए? यानी कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण केवल 2 ही दिशाओं में संभव है, या तो दक्षिणावर्त में या फिर वामावर्त। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? तो कल हम इसको क्वांटम संख्या के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? धन्यवाद।